चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से व्यतिकरण की चर्चा करेंगे। व्यतिकरण की चर्चा करने के पहले प्रकाश के तरंग प्रकृति की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपने पिछले चैप्टर में प्रकाश को किरण के रूप में मान करके अध्ययन किया है। इस चैप्टर में हम प्रकाश को तरंग के रूप में मान करके अध्ययन करेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम देख पाते हैं। हमारी आँखें प्रकाश ऊर्जा के कारण ही वस्तुओं को देखने में सक्षम हो पाती हैं। तो जिस तरह से अनेक ऊर्जा के रूप हैं, उसी तरह से प्रकाश भी एक तरह की ऊर्जा है। अन्य ऊर्जाओं से ये भिन्न इसलिए है कि इसके द्वारा हम देखने में सक्षम हो पाते हैं, यानी ये दृश्य ऊर्जा है। अन्य ऊर्जाओं को हम देख नहीं पाते हैं। अब चर्चा करते हैं प्रकाश के प्रकृति के बारे में। तो प्रकाश के प्रकृति से संबंधित अनेक सिद्धांत वैज्ञानिकों ने दिए हैं। उनमें से सबसे पहला सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, जिसे हम न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं, जिसमें उन्होंने प्रकाश को कणिकाओं के रूप में माना था। ये सिद्धांत उनका फेल हो गया था, उसमें बहुत सारी कमियां थीं। इसके बाद हाइगन का तरंग सिद्धांत आया, जिसमें उन्होंने प्रकाश को तरंग के रूप में स्वीकार किया। उनका मानना था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है किसी माध्यम में। ये तरंगें उच्चतम वेग, जिसे हम प्रकाश का वेग कहते हैं, उस वेग से चलती हैं। माध्यम परिवर्तित होने पर इनका वेग परिवर्तित हो जाता है। विभिन्न रंगों का जो बोध हमें होता है वो तरंगों की तरंग दैर्घ्य में अंतर और उनकी आवृत्ति में अंतर के कारण होता है। और ये तरंगें अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती हैं, ऐसा हाइगन ने कहा था। लेकिन वास्तव में ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। अब ये प्रूव हो गया है। इनके संचरण के लिए हाइगन ने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की थी, क्योंकि उस समय ये मालूम नहीं था कि ये तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ईथर की कल्पना उन्होंने की थी कि पूरे ब्रह्मांड में ईथर जैसा एक माध्यम है जिससे ये प्रकाश तरंगें संचरित होती हैं। बाद में ये कल्पना भी निराधार हो गई। बाद में मैक्सवेल का सिद्धांत आया, विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, जिसमें ये माना गया कि विद्युत चुंबकीय विक्षोभ से ये तरंगें बनी होती हैं। तो इस तरह से क्रमशः विकास होता गया। बाद में जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना सामने आई तो तरंग सिद्धांत फेल हो गया। फिर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आया। फिर प्रकाश की द्वितीय प्रकृति को स्वीकार किया गया। डी ब्रोगली ने द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत दिया। अंततः प्रकाश की द्वितीय प्रकृति प्रमाणित हो गई कि प्रकाश दो तरह का व्यवहार करता है, कभी कण के रूप में, कभी तरंग के रूप में। जब कण के रूप में व्यवहार करता है तो ये फोटान ऊर्जा कण के रूप में होता है, जो द्रव्यमान रहित कण है, ऊर्जा कण है। तरंग के रूप में जब ये व्यवहार करता है तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में व्यवहार करता है। तो इस तरह से प्रकाश की जो प्रकृति है, कभी कण की कभी तरंग की होती है। यहाँ हम तरंग प्रकृति का अध्ययन करेंगे। इसमें आगे फिर हाइगन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत भी आता है कि जब माध्यम में प्रकाश की तरंगें चलती हैं तो द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है, यानी माध्यम के प्रत्येक कण या प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन करते हैं, जो उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, यानी मूल तरंग की दिशा में और मूल तरंग के वेग से ही ये तरंगें आगे बढ़ती हैं। तो संक्षेप में इस तरह से आप प्रकाश की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद एक संकल्पना तरंगाग्र की भी आती है, जिसको बच्चे थोड़ा सा समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। तरंगाग्र क्या है? देखिए, तरंग को जब आप समझेंगे, तरंग क्या है? विक्षोभ है। जब ऊर्जा में कंपन या माध्यम के कण में यांत्रिक कंपन होता है तो जो विक्षोभ आगे बढ़ता है उसी को हम तरंग कहते हैं। अब यहाँ पर
जब प्रकाश की तरंगें आगे बढ़ते हैं तो माध्यम का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन करता है और वो भी तरंगे आगे बढ़ते हैं। तो माध्यम में ऐसे पृष्ठ होते हैं जिन पर स्थित बिंदुओं की कलाएं समान होती हैं। तरंग के गुण को हम कला द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपने प्रत्यावर्ती धारा में भी तरंग स्वरूप का अध्ययन किया है। साइन फलन के रूप में हम तरंग समीकरण लिखते हैं। जैसे प्रत्यावर्ती धारा के लिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी लिखा था, प्रत्यावर्ती विभवांतर के लिए V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखा था। इसी तरह से तरंग समीकरण को हम y बराबर A साइन ओमेगा टी इस टाइप से लिखते हैं। यहाँ पर A आयाम होता है, ओमेगा टी कला होती है, y विस्थापन होता है। इसमें ये ओमेगा टी कला का पद होता है। तो माध्यम में समान कला के जो पृष्ठ होते हैं या ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु की कलाएं समान होती हैं, उसी को हम तरंगाग्र कहते हैं। ये तरंगाग्र मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। इसमें समतल तरंगाग्र होता है। समतल तरंगाग्र में हम ये मान के चलते हैं कि प्रकाश स्रोत अनंत पर होता है। अनंत से आने वाला जो प्रकाश है वो समतल तरंगाग्र के रूप में होता है। इसमें हम इस टाइप से समतल तरंगाग्र को व्यक्त करते हैं। ये इस टाइप का पृष्ठ होता है। इससे अगर हम लंबवत रेखाएं गुजारें तो ये किरण को व्यक्त करते हैं। ये लंबवत रेखाएं किरण को प्रदर्शित करती हैं। दूसरा होता है गोलीय तरंगाग्र। तो गोलीय तरंगाग्र में ये माना जाता है कि प्रकाश स्रोत हमारा बिंदु के आकार का है और इससे जो तरंगें निकलती हैं माध्यम में चारों दिशाओं में फैलती हैं। इसको केंद्र मान करके विभिन्न त्रिज्याओं के अगर हम सकेंद्री गोले खींचें तो उनके जो पृष्ठ होंगे, जैसे ये पृष्ठ हुआ, ये पृष्ठ हुआ, ये पृष्ठ हुआ, ये गोले के पृष्ठ के भाग हैं। तो इन बिंदुओं पर स्थित कणों के जो कंपन होंगे वो समान कला में होंगे। इनसे हम इस टाइप से अगर लंबवत रेखाएं खींचें गोलीय पृष्ठ से तो ये किरण को प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह से बेलनाकार तरंगाग्र होता है। उसमें हम जब प्रकाश स्रोत हमारा स्लिट नुमा होता है, जैसे देखिए ये ए बी एक स्लिट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। तो आगे इसमें इस टाइप से ये बेलन का ये भाग है। इस टाइप से बेलनाकार जो पृष्ठ बनता है उसको हम बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। तो संक्षेप में तरंगाग्र को इसी तरह से आपको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लंबवत रेखाएं जब हम खींचेंगे तो ये किरण प्रदर्शित हो जाएगी इस तरह से। तो ये 3 तरह के तरंगाग्र होते हैं, इनको याद रखिएगा। इसके बाद व्यतिकरण पढ़ने से पहले हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत व्यतिकरण को समझने में मदद करेगा। अध्यारोपण का शाब्दिक अर्थ होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, यानी माध्यम में जब कई तरंगें एक साथ चलती हैं तो वो एक दूसरे से मिलती हैं या माध्यम के कणों से एक साथ टकराती हैं, तो माध्यम के कण का जो परिणामी विस्थापन है वो सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे हम मान लें कि n तरंगें एक साथ चल रही हैं, उनके द्वारा उत्पन्न विस्थापन इस तरह से y1 से लेकर yn तक है, तो परिणामी विस्थापन जो होता है वो सबके सदिश योग के बराबर हो जाता है। यहाँ पर आप सदिश का चिन्ह ऐसे लगा देंगे। तो इस तरह से ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत बन जाता है।
इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक आदमी है, उसको दो आदमी धक्का दे रहे हैं, तो दोनों के धक्का देने की अगर एक ही दिशा है तो एक तरफ वो झटका खाएगा। अगर दो आदमी एक दूसरे के विपरीत उसको धक्का दे रहे हैं, एक आदमी इधर एक आदमी इधर, ऐसी स्थिति में जिसका अधिक बल होगा या अधिक विस्थापन होगा उस तरफ वो खिसक जाएगा। इसी तरह की स्थिति माध्यम के कण की होती है। इसमें दो स्थितियां होती हैं। जब समान कला में तरंगें किसी कण से टकराती हैं। समान कला में टकराने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक तरंग को हमने इस तरह से प्रदर्शित किया, दूसरी तरंग को इस तरह से प्रदर्शित किया। अब यहाँ देखिए ये समान कला में है। समान कला में इसलिए कि देखिए दोनों में जो कंपन की दिशा है समान है, ऊपर की तरफ ही विस्थापन इधर है, इधर एक साथ नीचे की तरफ है। तो ऐसी स्थिति में जो परिणामी विस्थापन है इन दोनों का योग हो जाएगा, यानी परिणामी विस्थापन इतना बन जाएगा, इधर इतना बन जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में विस्थापन उत्पन्न हो रहा है। तो जब हम सदिश योग करेंगे तो परिणामी मान बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक तरंग इस तरह से और विपरीत ऐसे मिल रही, ऐसी स्थिति में विस्थापन, परिणामी विस्थापन घट जाएगा, क्योंकि एक तरंग इस तरफ कण को खींचेगी, दूसरी इस तरफ खींचेगी। इसका विस्थापन अधिक है, इसका कम है, तो परिणामी विस्थापन कुछ इस तरह का होगा। ये परिणामी विस्थापन। तो ऐसी स्थिति में आयाम बढ़ जाता है, आयाम बढ़ जाता है, यानी तीव्रता बढ़ जाएगी। आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है तीव्रता। तो जब परिणामी आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता बढ़ जाएगी। यहाँ पर आयाम देखिए घट रहा है, पहले का आयाम इतना था, दूसरे का इतना था, और परिणामी इतना रह गया, घट गया, क्योंकि विपरीत कला में यहाँ पर तरंगें मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में तीव्रता घट जाती है। तीव्रता जब बढ़ती है तो इसको हम संपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। जब तीव्रता घटती है तो इसको हम विनाशी व्यतिकरण या ऋणात्मक व्यतिकरण भी कहते हैं। अब आपके समझ में आएगा व्यतिकरण क्या है। जब हम प्रकाश को तरंग के रूप में स्वीकार करते हैं और ये प्रकाशीय तरंगें किसी माध्यम में एक साथ आगे बढ़ती हैं, तो माध्यम में इन तरंगों के बीच अध्यारोपण होता है, और अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तरंगें समान कला में मिलती हैं और कुछ बिंदुओं पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं। जिन बिंदुओं पर समान कला में मिलती हैं वहाँ परिणामी आयाम बढ़ जाता है, परिणामी तीव्रता बढ़ जाती है, और जहाँ पर विपरीत कला में तरंगें मिलती हैं वहाँ पर परिणामी आयाम घट जाता है और तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो इस तरह से माध्यम में तीव्रता में परिवर्तन होता है। इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो संक्षेप में आप इतना लिख सकते हैं कि जब दो तरंगें जिनकी आवृत्ति और आयाम समान होते हैं, उस स्थिति में जब ये एक दिशा में किसी माध्यम में चलती हैं तो इनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम में तीव्रता में परिवर्तन देखने को मिलता है। और डिटेल में लिखेंगे तो ये लिख देंगे कि कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो ये जो तीव्रता में परिवर्तन का एक चित्र हमको दिखाई देता है, इसी को हम व्यतिकरण कहते हैं। और जो ये तीव्रता में परिवर्तन का जो पैटर्न है, ये व्यतिकरण प्रतिरूप कहा जाता है या व्यतिकरण चित्र कहा जाता है। अब ये कैसे बनता है, इसमें क्या कंडीशंस होती हैं, उसको समझना ज़रूरी है। तो आगे हम बात करेंगे व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। अभी तक जो हमने चर्चा की वो एक तरह से भूमिका थी। अब यहाँ से आपका गणितीय पोर्शन शुरू होता है। यहाँ पर हम सरलता के लिए दो तरंग लेकर चलेंगे, और जैसे कि हम तरंग का समीकरण लिखते हैं उसको आपको समझना होगा। यहाँ हम
मान लेते हैं कि दो तरंग किसी माध्यम में चल रही हैं। एक तरंग का समीकरण है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, दूसरे का समीकरण है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों तरंगों के बीच फाई का कलांतर है। अब देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, परिणामी जो विस्थापन है दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापन के योग के बराबर होता है, यानी y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इस तरह से दोनों को जोड़ देंगे। अब इसको देखिए गणितीय ढंग से इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाई आया है। एक सूत्र आपने त्रिकोणमिति में शायद पढ़ा हो, मैथ वाले बच्चे पढ़े होंगे, साइन ए प्लस बी अगर है तो ये होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये सूत्र होता है। तो यहाँ हम इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की जगह ओमेगा टी, बी की जगह फाई, यानी साइन ओमेगा टी कास फाई प्लस कास ओमेगा टी साइन फाई, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको खोलेंगे तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कास फाई प्लस a2 कास ओमेगा टी साइन फाई। सिंपली इसको दोनों में गुणा कर दिया गया है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए ध्यान से इसको कैसे व्यवस्थित करते हैं। साइन ओमेगा टी इसमें और इसमें कॉमन है तो बचेगा क्या, a1 प्लस a2 कास फाई प्लस ये आपका a2, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कास ओमेगा टी, और ये a2 साइन फाई को अलग कर देते हैं। साइन ओमेगा टी इन दोनों में कॉमन था तो a1 प्लस a2 कास फाई प्लस a2 का ये कास ओमेगा टी a2 साइन फाई। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो पद है a1 प्लस a2 कास फाई, इसको हम परिणामी आयाम के पद में लिखते हैं। चूंकि ये कास का पद है इसलिए इसको हम a कास थीटा मान लेते हैं। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, a कास थीटा। और यहाँ ये जो साइन वाला पद है a2 साइन फाई, इसको हम मान लेते हैं a साइन थीटा। देखिए अब ये थोड़ा सा अलग तरह का ये डिराइवेशन है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम नंबरिंग कर दें, समीकरण 1 2, इसको हम समीकरण 3 समीकरण 4 मान लेते हैं। ये हम माने हैं, इसको सरल बनाने के लिए इस तरह की प्रोसेस अपनाई जाती है। यहाँ इतना आपको ध्यान रखना है, ये कास का पद है इसलिए हमने a कास थीटा लिख दिया, ये वाला साइन का पद है इसलिए a साइन थीटा लिख दिया। तो अब ये समीकरण क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा a कास थीटा प्लस ये हो जाएगा कास ओमेगा टी, यहाँ हो गया a साइन थीटा। अब देखिए a कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी साइन थीटा। अब देखिए ये जो है फिर से इसी वाले सूत्र में फंस गया, साइन ए कास बी कास ए साइन बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी।
यानी हम इसको लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये परिणामी तरंग का समीकरण है, यानी दो तरंगें अध्यारोपित होंगी तो एक परिणामी तरंग जैसा व्यवहार प्रदर्शित होगा और उस परिणामी तरंग का जो समीकरण होगा वो y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा होगा। यहाँ पर ए जो है परिणामी तरंग का आयाम है। अब देखिए इसका आयाम हमें निकालना है, क्योंकि जो तीव्रता है वो आयाम पर निर्भर करती है, इसलिए हमें आयाम का मान निकालना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयाम निकालने के लिए समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ देंगे। अब ये इसका जो तरीका है इसको आपको याद रखना होगा, क्रम याद रखना होगा। समीकरण 3 और 4 से देखिए, आप पहले राइट साइड ले लीजिए, ए कॉस थीटा इसका वर्ग और दूसरे का ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह से a1 प्लस a2 कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर और प्लस a2 साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। सॉरी फाई यहाँ पे आएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर और a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, इसमें दो पद हैं, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई प्लस a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई। ए धन बी का होल वर्ग वाले सूत्र से इसको तोड़ा गया, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई प्लस इसका वर्ग किया, a2 कास फाई का वर्ग कर दिया इकट्ठा, तो a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई। ये समझ में आ गया। प्लस इसका भी होल स्क्वायर होगा तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई प्लस a2 स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन है तो बचेगा कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, इसका मान 1 होता है। आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा है ना, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बचा क्या, ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई प्लस यहाँ बचेगा a2 स्क्वायर, ये 1 हो गया। ये जो है आयाम के लिए सूत्र निकल आएगा। अगर हमको आयाम a लिखना है तो यहाँ रूट करना पड़ेगा, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई प्लस a2 स्क्वायर। तो ये आयाम का सूत्र हो गया। और जो तीव्रता होती है हमारी वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी I बराबर के ए स्क्वायर। यहाँ के कांस्टेंट लिया जाता है क्योंकि समानुपातिक संबंध है, तो के को हम लगा रहने देते हैं। ए स्क्वायर यानी a1 स्क्वायर प्लस 2a1
A2 cos phi प्लस A2 स्क्वायर। तो इस तरह से ही हम तीव्रता के लिए ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की बात करेंगे। यहाँ पर ये जो कालांतर का पद है फाई, फाई पर संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण निर्भर करेगा। तो इसमें दो स्थितियां होंगी। संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण के लिए क्या शर्त निकलेगी? संपोषी व्यतिकरण के लिए देखिए, यदि फाई का मान कास फाई का मान अधिकतम कब होगा? आप जानते हैं कि कास का मान अधिकतम 1 होता है और वो कास 0 1 होता है। 0 के बाद फिर कास 1 कब होता है? 2 पाई पर, फिर 4 पाई पर। कोण जब बनता है, जैसे 0 डिग्री पर 1 हुआ, फिर जब 1 राउंड फिर लगा तो फिर 360 अंश हो गया। इसको हम 2 पाई कहते हैं ना। पाई रेडियन 180 अंश होता है तो 2 पाई 360 होगा। तो इस स्थिति में जब कोण आएगा तो फिर से कास का मान 1 होगा, और फिर जब दूसरा राउंड लगेगा यानी 4 पाई, फिर 6 पाई, इस स्थिति में कास का मान 1 होगा। यानी फाई का मान अगर 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, इस तरह से ये समगुणज जितने होंगे, समगुणज मतलब 2n पाई, समगुणज का मतलब 2n पाई। यहाँ देख रहे हैं 0 फिर 2 4 6 ये सम संख्याएं आ रही हैं। सम संख्या को हम कैसे लिखते हैं? 2n, जहाँ n का मान 0 से शुरू होगा। यहाँ n का मान कहाँ से शुरू होगा? 0 1 2 3, ये रखते जाएंगे यहाँ, तो हमको ये चीज़ें मिलती जाएंगी। ऐसी स्थिति में जो कास का मान होगा वो 1 होगा। तब जो a का मान आएगा वो √a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 हो जाएगा तो 2a1 a2 पर न बचेगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं √a1 धन a2 का होल स्क्वायर, और ये वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2। यानी देखिए यहाँ पर आयाम जो है सीधे जुड़ गया। ये स्थिति कहलाती है संपोषी व्यतिकरण की। और इस स्थिति में जो तीव्रता होगी आपकी, यहाँ पर तीव्रता I बराबर k इंटू a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, ये तीव्रता। इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो k a1 स्क्वायर 2k a1 a2 प्लस k a2 स्क्वायर। यहाँ पर ये किसकी तीव्रता है? पहले तरंग की। ये वाली किसकी तीव्रता है? दूसरे तरंग की। और ये अतिरिक्त पद आ रहा है, यानी इतनी तीव्रता बढ़ जाएगी। संपोषी व्यतिकरण में दोनों तीव्रताओं का जो योग है उससे ज़्यादा तीव्रता उन बिंदुओं पर मिलेगी। तो ये उच्चतम तीव्रता के बिंदु होंगे। तो इसके लिए शर्त क्या निकली? कालांतर का मान 2n पाई होना चाहिए। ज़्यादा और डिटेल में इसको नहीं लिखना है, यहाँ तक आप बता दीजिए कि I इज़ ग्रेटर देन I1 प्लस I2। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बतानी है आपको कि एक सूत्र होता है पथांतर का,
इसको भी यहीं लगे हाथ आप बता दीजिए। पथांतर को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, लेमडा बटे 2 पाई इंटू कलांतर, ये कलांतर है फाई, ये आपको बताना पड़ेगा। यानी पथांतर का मान क्या होगा, फाई का मान 2n पाई, फाई की जगह हमको क्या लिखना है 2n पाई। तो इसमें ये 2 पाई ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, लेमडा और n, इसको लिख सकते हैं यानी लेमडा। ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन निकलता है, यानी फाई का मान 2n पाई होगा संपोषी व्यतीकरण में, और ये डेल्टा का मान, पथांतर का मान n लेमडा होगा। तो संपोषी व्यतीकरण में इतना करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी स्थिति है विनाशी व्यतीकरण। तो फाई का मान हम क्या रखें कि कास का मान न्यूनतम आए। कास का मान, कोसाइन का न्यूनतम मान क्या होता है, ऋण 1 होता है, ऋण 1 होता है। और ऋण 1 कब होता है, 180 अंश पर यानी पाई पर। इसके बाद 3 पाई पर, इसके बाद 5 पाई पर, 7 पाई पर। इस तरह से 2n - 1 पाई इसको आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विषम गुणज प्राप्त हो रहे हैं, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, विषम गुणज न है, 1, 3, 5, 7। विषम संख्या 1 से शुरू हो रही है तो उसको हम क्या लिखेंगे 2n - 1। यहाँ n का मान 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, ये रखते जाएंगे तो ये आता चला जाएगा। मतलब ये जनरल फॉर्म में इसको लिखा गया है 2n - 1 इंटू पाई। n का मान आप 1 रखेंगे, यहाँ 0 नहीं रखना है, n का मान 1 रखेंगे तो 1 पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 में 1 3 पाई आ जाएगा, 3 रखेंगे 2 तिहाई 6 में 1 5 पाई आ जाएगा। इस तरह से ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो कास फाई का मान होगा वो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तब आयाम क्या होगा, आयाम होगा √a1², यहाँ आ जाएगा -2a1a2। अभी देखिए यहाँ फिर से लिख देते हैं, ये था ना a बराबर √a1² + 2a1a2 cos फाई + a2²। अब यहाँ हम -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा √a1², यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस a2², यानी ये √a1 - a2 का होल स्क्वायर आएगा। और ये वर्ग है, वर्गमूल ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा a1 - a2। यानी हमारा परिणामी आयाम क्या होगा, दोनों तरंगों के आयाम का अंतर, दोनों तरंगों के आयाम का अंतर, यानी आयाम घट जाएगा जिससे तीव्रता घटेगी। और तीव्रता क्या होगी, I बराबर k इंटू a1² - 2a1a2 + a2², यही ना आएगा। यहाँ कास फाई आता था, वहाँ ऋण 1 हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ कास फाई था तो यहाँ भी था ना, तो हमने डायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। इसको जब हम खोलेंगे तो ये ka1² - 2ka1a2 + ka2²। अब यहाँ देखिए ये I1 है और ये क्या है I2 है, और ये -2ka1a2।
ये माइनस हो रहा है, यानी दोनों की तीव्रताओं के योग से इतना कम हो जाएगा, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से इतना कम तीव्रता हमें प्राप्त होगी, यानी ये न्यूनतम तीव्रता का बिंदु होगा। तो इसी को हम विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। और ये कब प्राप्त हो रहा है? जब कलांतर का मान 2n-1 इंटू पाई, यानी कलांतर का मान पाई का विषम गुणज हो। और पथांतर क्या होगा? पथांतर का ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, λ/2 पाई इंटू कलांतर, λ/2 पाई इंटू कलांतर। ये पथ का अंतर होता है। पथ का मतलब तरंग स्रोत से तरंग उस बिंदु तक पहुंचने में कितना पथ तय की, तो दोनों के पथ का अंतर यानी पथ की लंबाई का अंतर, जितना तरंगें पथ तय करेंगी उनके द्वारा तय किए गए पथ का अंतर है ये डेल्टा। तो डेल्टा बराबर होता है λ/2 पाई इंटू कलांतर फाई। यहाँ हम मान रखेंगे तो λ/2 पाई इंटू 2n-1 इंटू पाई। इसमें पाई पाई कट जाएगा, बचेगा 2n-1 इंटू λ/2। ये आपके पथांतर का सूत्र हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि आगे की चीज़ें जो है इसी आधार पर समझ में आएंगे। जब हम यंग का द्वि स्लिट प्रयोग पढ़ेंगे, फ्रिंज चौड़ाई पढ़ेंगे और विवर्तन पढ़ेंगे, तो इन शर्तों का हम उपयोग करेंगे। और ये शर्तें अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको थोड़ा सा सरल लगने लगेगा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो हमने देखा संपोषी व्यतिकरण में कलांतर का मान 2n पाई होना चाहिए, यानी पाई का समगुणज होना चाहिए। और पथांतर का मान क्या आया था? n लैम्डा। अब इन शर्तों को हम एक साथ लिखते हैं। गणितीय व्याख्या अगर आती है परीक्षा में तो इतना आपको करना पड़ेगा। आपको जो याद रखना है, जिसके आधार पर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। देखिए, संपोषी व्यतिकरण में आपको क्या याद रखना है कि तरंगों के बीच का कलांतर 2n पाई होना चाहिए और पथांतर का मान n लैम्डा आया था। पथांतर का मान क्या आया था? n लैम्डा। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 2n λ/2। दोनों का मान एक ही है, दो अगर काट देंगे तो n लैम्डा ही ना आएगा, लेकिन इसको कहने का तरीका बदल जाएगा। देखिए, यहाँ पर कलांतर का मान पाई का समगुणज है, कलांतर का मान पाई का समगुणज है, और पथांतर का मान λ/2 का समगुणज है। पथांतर का मान λ/2 का समगुणज है। और विनाशी व्यतिकरण में जो कलांतर का मान होता है वो 2n-1 इंटू पाई होता है, यानी पाई का विषम गुणज होता है। और पथांतर का मान 2n-1 λ/2। तो ये एक रूपता हो जाती है याद करने में। अब देखिए, इसमें संपोषी व्यतिकरण में फाई पाई का समगुणज है, ये फाई जो है पाई का विषम गुणज है ना। संपोषी में समगुणज है और विनाशी व्यतिकरण में विषम गुणज है। इसी तरह से पथांतर अगर देखें तो λ/2 का समगुणज है पथांतर, और इसमें λ/2 का विषम गुणज है। दोनों बिल्कुल एक रूपता है दोनों में। तो इस तरह से याद रखेंगे तो भूलेगा नहीं। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम
यंग का द्विस्लिट प्रयोग पढ़ेंगे और फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र प्राप्त करेंगे। और अगर समय मिला तो हम सिंगल स्लिट से विवर्तन की भी बात करेंगे। आज की क्लास समाप्त करते हैं।